नमस्कार दोस्तों, विजन आईएएस संवाद के आज के कार्यक्रम में मैं रुचि सिंह आपका स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग पे, जो कि यूपीएससी सिलेबस के जीएस पेपर 1 और 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल 2 अक्टूबर को हम स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता दिवस मनाते हैं, जिसका स्लोगन है स्वच्छता ही सेवा। तो क्या मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए भी स्वच्छता एक सेवा है या मजबूरी है? तो चलिए इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम स्वागत करते हैं विजन आईएएस के एक्सपर्ट फैकल्टी इंद्रजीत सर का। हेलो सर। थैंक यू रुचि। वेलकम टू विजन आईएएस संवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी दी थी कि जो सीवर्स हैं इंडिया में वो एक गैस चैम्बर्स की तरह हैं। अगर हम मैनुअल स्कैवेंजर्स को उसमें भेजते हैं तो हम उनको मृत्यु की तरफ भेज रहे हैं। तो सर इसके बारे में थोड़ा हमसे चर्चा करें। देखिए, इसको गंभीरता से समझने के लिए हम आपको एक इंसिडेंट से बताना चाहते हैं। 2017 जुलाई में राजधानी दिल्ली के घिटोरनी इलाके में एक सीवर लाइन की सफाई में मैनहोल में 5 व्यक्ति गए थे, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। सबसे पहले एक व्यक्ति गया और अंदर बेहोश हो गया जहरीली गैस के कारण। फिर दूसरा व्यक्ति उसको बचाने गया, वो भी बेहोश हो गया। ऐसे करते करते 5 व्यक्ति गए, सभी बेहोश हो गए। जब उनको रेस्क्यू किया गया तो 4 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। तो इसी संदर्भ में, और ये मृत्यु हर साल कुछ ना कुछ मैनुअल स्कैवेंजर्स की होती रहती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने विभिन्न निर्णयों में साफ साफ कहा है कि ये जो सीवर लाइन है ये गैस चैम्बर है। 2014 में सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैस चैम्बर कहा। और ये मृत्यु अभी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संसद में डेटा दिया है कि पिछले 5 वर्षों में 339 लोगों की मृत्यु हुई है ये काम करते हुए। और ये वो डेटा है जो रिपोर्ट हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितना डेटा रिपोर्ट नहीं हुआ होगा। और इस काम में जो लोग, जो परिवार संलग्न है, जो जीविकोपार्जन के लिए मजबूरीवश संलग्न है, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में वो बताता है कि 1.8 लाख परिवार इससे संबंधित है। और मृत्यु तो एक दर्दनाक पक्ष है, लेकिन उसके अलावा भी उनको बहुत ज़्यादा जो परिवार इससे संबंधित है, उनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत आता है। जो ये काम करते हैं उनका जो जीवन प्रत्याशा है आम लोगों की तुलना में भारत में 10 से 12 साल कम है। 10 से 12 साल। और उनको हेल्थ इश्यूज़ अलग अलग तरह के आते हैं, क्योंकि वो गंदगी को डायरेक्ट टच करते हैं, छूते हैं। और उसके अलावा उन पे बहुत ज़्यादा सामाजिक भेदभाव का उनको सामना करना पड़ता है। उनको जातिगत भेदभाव, और सबसे बुरा चीज़ है, सबसे ज़्यादा अस्पृश्यता का जो सामना किसी को करना पड़ता है, इस जो समुदाय जो साफ सफाई में लगी हुई है उनको करना पड़ता है। तो बड़ा ही गंभीर मुद्दा भारत के लिए ये अभी बना हुआ है। जी बिल्कुल सर। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि ये वर्तमान में उपजी समस्या नहीं है, बल्कि लंबे समय से चलती आ रही है ये। तो सर, इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा हमसे चर्चा करें। देखिए, ये जो काम है, हाथ से मैला धोना या मैला साफ करना, मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम, ये अशुद्ध काम है। और इधर भारतीय समाज प्राचीन काल से ही या तो वन व्यवस्था के आधार पे या जाति व्यवस्था के आधार पे बची हुई रही है। तो इस अशुद्ध काम को करने का कर्तव्य तथाकथित निचली जाति को दे दिया गया, और जिसको दिया गया उनके खिलाफ शुरू से ही देखिएगा भेदभाव भी होता रहा है। तो ये बहुत सारे धार्मिक पुस्तकों में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। ये कंटिन्यू रहा मध्यकाल में भी, आधुनिक काल में भी। जब अंग्रेज भारत आए, उनको शहरों में साफ सफाई के लिए लोग चाहिए था, तो गांव में जो दलित समुदाय कृषि मजदूर की तरह काम करते थे, उनको शहर में लाए और उनको फॉर्मल रोजगार दिया मैनुअल स्कैवेंजिंग का, संस्थागत बना दिया इस काम को। और ये बुरा चीज़ ये था कि उस जाति के साथ वो संस्थागत बना दिया, और ये आज़ादी के बाद भी समाप्त नहीं हुआ, लगातार कंटिन्यू रहा। और 1993 के कानून आने के पहले तक हमारी सरकार डायरेक्ट हायर करती थी तथाकथित निचली जाति से मैनुअल स्कैवेंजर्स को।
तो ये कंटिन्यू रहा। लेकिन 93 में कानून बना और उसमें कुछ लूप होल था, लेकिन फिर उसको सुधार करने के लिए 2013 में एक अच्छा कानून बना। फिर भी आज भी ये मौजूद है और ये एक जाति जो दलित समुदाय है उसके साथ जुड़ा हुआ क्रियाकलाप बन के रह गया है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में लोग इन्वॉल्व हैं और जो स्वच्छता कर्मचारी हैं जिनको सरकार ही बहाल करती है, दोनों का ही कार्य है स्वच्छता में योगदान करना, लेकिन दोनों की भूमिकाओं में पर्याप्त अंतर है। इस अंतर को सर हमें समझाएं। तो देखिए रुचि, बहुत सारे लोग सफाई कर्मचारी और मैनुअल स्कैवेंजर्स के बीच में डिफरेंस नहीं पता कर पाते हैं या फिर उन्हें पता नहीं है। सफाई कर्मचारी जो हैं वो स्वीपर्स हैं, जो झाड़ू लगाते हैं सार्वजनिक जगहों पे, या फिर आपका सरकारी दफ्तर में या फिर प्राइवेट दफ्तर में वो झाड़ू पोछा करते हैं। इनको सरकार डायरेक्ट हायर करती है, नियुक्त करती है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से नियुक्त करती है। लेकिन मैनुअल स्कैवेंजर्स इससे अलग हैं। मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं जो हाथ से मानव मलमूत्र को साफ करते हैं या सर पे ढोते हैं, या फिर जो सेप्टिक टैंक है या सीवर लाइन है उसमें प्रवेश करके हाथ से सफाई करते हैं। और ये या तो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हायर किए जाते हैं म्यूनसिपैलिटी द्वारा, या फिर ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ऑन डिमांड आएंगे, आपसे कुछ पैसा लेंगे और आपकी सीवर लाइन की सफाई कर देंगे। तो आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन मैनुअल स्कैवेंजर्स के मुद्दों का, इनकी समस्याओं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी, ना कि स्वच्छता कर्मचारियों के हाँ, बारे में। हाँ। जी बिल्कुल। सर, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो मैनुअल स्कैवेंजिंग को लगभग बैन कर दिया गया है, लेकिन इंडिया में ये प्रचलन अभी भी चलता जा रहा है। तो सर, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट्स हैं इंडिया में? अगर हैं तो उनके बारे में हमें बताएं। हाँ, देखिए, जैसे ही हमारा जो संविधान बना तो उसमें भाग 3 में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। तो मैनुअल स्कैवेंजर्स भी भारत के नागरिक हैं, तो उनको भी मौलिक अधिकार मिला है। अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता उन्हें भी मिला है, सबको मिला है। ये समुदाय दलित समुदाय से आती है, अनुसूचित जाति समुदाय से आती है। तो इसीलिए अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के तहत शिक्षा और रोजगार में इनको आरक्षण प्राप्त है। उसके अलावा जो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के सभी प्रकार के अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, तो इनके खिलाफ जो भेदभाव होता है उस सब के अंत की बात की गई है। अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार है, आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, तो इनको भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसको DPSP शॉर्ट में बोलते हैं, उसमें अनुच्छेद 42 के तहत ये राज्य का कर्तव्य होगा कि सभी व्यक्तियों के कार्य की दशाएं मानवीय हो, गरिमापूर्ण हो। तो राज्य को भी कर्तव्य है कि सभी व्यक्ति साथ में इनको भी, मैनुअल स्कैवेंजर्स के भी जो कार्य की दशाएं हैं वो मानवीय होना चाहिए। तो ये तो संविधान के प्रावधान हो गए। इसके अलावा सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं, अच्छे कानून बनाए हैं। जो 1989 का SC/ST एक्ट है, अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, तो उसके तहत इनके खिलाफ कोई अस्पृश्यता करता है, भेदभाव करता है, अत्याचार करता है, तो उसको दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। 1993 में मैनुअल स्कैवेंजर्स का रोजगार और शुष्क शौचालय निर्माण निषेध अधिनियम 1993 पास किया गया है, जिसके तहत जो ड्राई लैट्रिन्स हैं उसके निर्माण को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया, ताकि कोई हाथ से मैला ना धोए, है ना। उसके बाद एक लैंडमार्क कानून बना 2013 में। वो कानून है मैनुअल स्कैवेंजर्स की नियुक्ति पर निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013। इसमें किसी भी प्रकार के मैनुअल स्कैवेंजिंग पर पूरा प्रतिबंध लगाया गया है। बस आपातकालीन स्थिति में जो सीवर लाइन की सफाई करनी है तो पूरा प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर के साथ ही कोई मैनहोल में प्रवेश कर सकता है, उसके अलावा वो प्रवेश नहीं कर सकता है। और साथ में उनका जो इससे संबंधित लोग हैं, ये जीविकोपार्जन कर रहे हैं जो लोग, उनके पुनर्वास का भी प्रावधान यहाँ पे किया गया है। और 2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक लैंडमार्क जजमेंट आया,
सफाई कर्मचारी आंदोलन व अन्य वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 के बाद जो लोग काम करते हुए सिविल लाइन में जिनकी मृत्यु हो गई उनको कम से कम 10 लाख का कंपनसेशन देने की बात, 10 लाख का की गई है। और विभिन्न दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया कि इसको किस प्रकार से धीरे धीरे बिल्कुल जीरो, इस काम को खत्म करना है, जीरो करना है। तो ये सब आप देख सकती हैं कि पूरा प्रावधान है। सर, जैसा कि आपने बताया कि संविधान में भी और सरकार द्वारा भी कई प्रावधान लाए गए हैं, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये समस्या अभी भी बड़े पैमाने पर मौजूद है। तो उसके क्या कारण है सर? इसके कारण को अगर आपको समझना है तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग को अगर आप एक आर्थिक क्रियाकलाप की तरह समझते हैं तो ज़्यादा प्रैक्टिकल कारण आप समझ पाएंगे। कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप जो होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, उसके दो पक्ष होते हैं। एक मांग पक्ष, जिसको डिमांड साइड बोलते हैं, और एक होता है आपका आपूर्ति पक्ष जो सप्लाई साइड है। मैनुअल स्कैवेंजिंग अगर एक आर्थिक क्रियाकलाप है जहां कोई सफाई करता है और उसको बदले में वस्तु या पैसा मिलता है, तो इसका एक मांग पक्ष है। मतलब कहीं से डिमांड आ रहा है कि हमें श्रम चाहिए, हाथ से साफ करने वाला। तो यहाँ जो ड्राई लैट्रिन्स अभी भी भारत में बहुत जगह मौजूद हैं, हम लोग पूरी तरीके से उसको समाप्त नहीं कर पाए। तो उस ड्राई लैट्रिन्स को साफ करने के लिए मांग आता है कि हमें श्रम चाहिए जो इसको साफ करे हाथ से। उसके अलावा जो हमारे यहाँ शहरीकरण हुआ है भारत में, वो अनियोजित और बेतरतीब शहरीकरण है। तो इसीलिए सीवर लाइन का भी जो नियोजन है या जो बनाया गया है, बिना प्रॉपर प्लानिंग, बिना साइंटिफिक प्लानिंग के बनाया गया है, जिस कारण से एक तो क्लॉगिंग बहुत ज़्यादा होता है। और वहाँ पे अगर कोई मशीन बनता भी है या विदेशों के जो भी मशीन है, वो सफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अलग हैं। तो मजबूरी बस उसमें मैनहोल में मानव जाता है, उसको हाथ से उसके क्लॉगिंग को दूर करता है, हाथ से साफ करता है। तो जो डिमांड साइड है वो हमेशा मांग मार्केट में रखता है। अब आते हैं हम लोग सप्लाई साइड पे कि मानव श्रम कहाँ से आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐतिहासिक रूप से जो समाज का जो सबसे वंचित तबका है, निचला तबका है, जिसको तथाकथित निचली जाति बोलते हैं, तो उस जाति से लोग यहाँ पे सफाई के लिए आते हैं। चूँकि वो निर्धन हैं, अशिक्षित हैं, अनस्किल्ड हैं, तो उनके पास विकल्प नहीं बचता है कि इस अमानवीय और अगरिमापूर्ण कार्य को छोड़ के कोई और कार्य करें। बहुत आदमी सवाल पूछते हैं कि कोई उनको बलपूर्वक तो नहीं लाता है, वो छोड़ दें, कुछ और काम करें। लेकिन ज़रा समझिए कि अगर कोई उस जाति का व्यक्ति है जिसका परिवार मैनुअल स्कैवेंजिंग में कभी रहा है या कर रहा है, वो कहीं पे समोसा चाय का दुकान खोलता है या फिर कोई और दुकान खोलता है, क्योंकि उसके प्रति जातिगत भेदभाव अपने निकृष्ट रूप में है, अस्पृश्यता बहुत ज़्यादा है, तो उसके दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेगा। तो उनके पास मजबूरी बस जीविकोपार्जन के लिए यही काम बचता है। तो ये सारी परिस्थितियां ऐसी इन्वॉल्व है जिस कारण से वो अपना रोजगार बदल नहीं पाते। इसलिए कहा भी जाता है कि हो सकता है कि वो अपनी स्वीकृति से आ रहे हों मैनुअल स्कैवेंजिंग करने, वो सफाई करने, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है। अब दूसरे जो कानूनी पक्ष पे देखते हैं तो देखिए, सरकार ने खूब सारे कानून बनाए, लेकिन हर कानून में कुछ ना कुछ लूप होल है। 93 का जो मैंने कानून बताया था आपको, उसका सीमा ही है ड्राई लैट्रिन्स तक, उसमें ड्राई लैट्रिन्स की ही बात की गई है। सीवर लाइन में सफाई को प्रतिबंधित करने की बात मैनुअली नहीं की गई। लेकिन इसी कमी को दूर करने के लिए 2013 में जो कानून बना, उसमें किसी भी प्रकार का मैनुअल स्कैवेंजिंग पे प्रतिबंध तो लगा दिया गया, लेकिन आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में मैनुअली मैनहोल में लोग प्रवेश करेंगे और उसको प्रॉपर गियर के साथ प्रवेश करेंगे, उसके हाथ से सफाई करेंगे। ये प्रावधान है। अब इसी प्रावधान का, इसी लूप होल का मिसयूज किया जाता है। कहीं भी क्लॉगिंग हुआ है, कहीं भी सीवर लाइन से पानी बाहर निकल रहा है, गंदगी, तो उसको इमरजेंसी सिचुएशन मान के और मैनुअली मैनहोल में लोगों को प्रवेश कराया जाता है। और वो प्रोटेक्टिव गियर्स पहने हैं कि नहीं, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है। और ये बता दूं कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इन कानूनों के माध्यम से दंड दिया गया हो,
कि क्यों आपने प्रवेश कराया। ऐसी स्थिति है। तो एक डिटरेंट का जो काम करना था इन कानूनों को, वो काम नहीं कर पाए। उसके अलावा जो म्यूनसिपैलिटी होती है, वो म्यूनसिपैलिटी तो चूँकि 1993 में कानून आ गया तो डायरेक्ट हायर नहीं कर सकते हैं सफाई कर्मचारी जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं। तो वो कम पैसा खर्च करने के चक्कर में थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है। अब वो जो ठेकेदार हैं वो पैसा बचाने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए इनको कम पैसे में हायर करते हैं और कोई भी प्रोटेक्टिव गियर नहीं देते। और जैसा मैंने पहले बताया, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं। उसके अलावा राजनीतिक रूप से ये समुदाय छोटा समुदाय है जो एक राजनीतिक रूप से वोट बैंक नहीं बन पाता है। तो और ये पूरे देश में वितरित है, तो इसीलिए कोई एक राजनीतिक दबाव समूह नहीं बन पाता है जिस कारण से जो राजनीतिक दल हों इनके हितों की बात करें। तो ये सब कारण आप देख सकती हैं जिस कारण से आज भी ये प्रथा चली आ रही है। जी बिल्कुल सर, जो आपने कारण बताए उनको देखते हुए ये लगता है कि हमें कई स्तरों पर कार्य करने की आवश्यकता है जिससे मैनुअल स्कैवेंजिंग को फाइनली हम इराडिकेट कर सकें इंडिया से। इस संदर्भ में आपके अनुसार सर वर्तमान में और भविष्य में हमें क्या कदम उठाने चाहिए, बताएं। हाँ रुचि, देखो जो मैंने कारण को एक्सप्लेन किया तो वहाँ पे बताया था कि कानून में लूप होल है, तो हमें उन लूप होल को समाप्त करके कानून को एकदम कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है। जब तक जीरो टॉलरेंस हम लोग नहीं अपनाएंगे इसमें, तो इसमें जारी रहने का हमेशा संभावना बना रहता है। और जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है तो फिर से इसको आर्थिक क्रियाकलाप की तरफ चाहिए, जो मैंने कारण में बताया था। डिमांड साइड है और सप्लाई साइड है। अगर इस दोनों पक्ष को अगर समाप्त कर दें तो इसका समाधान भी मिल जाएगा। आते हैं पहले डिमांड साइड पे, तो ड्राई लैट्रिन पूरी तरीके से समाप्त कर देने की आवश्यकता है। उसके बाद जो सीवर लाइन है, सीवर लाइन हमें इसका नियोजन अच्छे से, इसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको बनाने की आवश्यकता है। ज़रा सोचिए कि हम लोग उस सिविलाइजेशन से हैं जहाँ हड़प्पा सिविलाइजेशन हमारा प्रारंभ मानते हैं, वहाँ पे सीवर लाइन उस समय नियोजित किया जाता था और आज हम लोग सही से नियोजित नहीं कर पा रहे हैं। तो अच्छे से प्लानिंग के माध्यम से वो सीवर लाइन बनाने की आवश्यकता है ताकि जो मानव नहीं, मशीन ही काम कर सके, मशीन आसानी से घुस के अंदर प्रवेश करके वहाँ काम कर सके। तो ये जो मैन होल है इसको मशीन होल के रूप में बदलने की आवश्यकता है। मैन होल टू मशीन होल, मैन होल टू मशीन होल। और रुचि, आपको एक रोचक जानकारी दूं कि और ये मैनुअल स्कैवेंजिंग की समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं रही है, पूरे इवन विकसित देशों में भी कभी रही है। वहाँ की भी सीवर लाइन की सफाई हाथ से लोग एक समय पे करते थे, लेकिन वो लोग इसको अमानवीय और अगरिमापूर्ण मानते हुए इस पे उन्होंने मशीन काफ़ी पहले ले आए। आप जरा समझिए कि लंदन में 1890 के आसपास मशीन आ गया जो सीवर लाइन की सफाई 1890 के आसपास, 1890, और आज 2023 है। 23 है और आज तक हम नहीं कर पाए, जबकि तकनीक में हम पीछे नहीं है। चांद पे हम लोगों ने मशीन और रोबोट को पहुंचा दिया है, तो यहाँ पे मशीन से सफाई कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, गुड न्यूज़ ये है कि केरल में कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने बंदीकूट नाम से रोबोट बनाया है और उसमें सेंसर्स लगाए हैं, कैमरा लगाया है कि ऊपर से ही अंदर अच्छे से सफाई किया जा सकता है और काफ़ी जगह सफल भी रहा है। केरल में, तमिलनाडु में कुछ म्यूनसिपैलिटीज़ उसको खरीद भी रही है। तो ये तो हो गया आपका डिमांड साइड। अब है कि जब हम इसको मशीनीकृत करेंगे तो इससे जुड़े हुए जो लोग थे जिनका जीविकोपार्जन इससे चल रहा था, उनका क्या होगा? तो उनको हम लोगों को पुनर्वास करने की आवश्यकता है। पुनर्वास कैसे? तो देखिए, वो अशिक्षित हैं, वो समाज के सबसे निचले तबके, वंचित तबके से आते हैं, वो अनस्किल्ड हैं और साथ में गरीब हैं, निर्धन हैं। तो हमें उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तो देना ही है, साथ में उनका स्किल डेवलपमेंट करना है। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से वो स्वरोजगार कुछ कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको जोड़ा जा सकता है और कुछ उद्यमशीलता उनका प्रारंभ किया जा सकता है। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है ताकि नेक्स्ट जनरेशन में वो इस ट्रैप से बाहर आसानी से निकल सकें।
तो ये सप्लाई साइड में भी आपको काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। और जहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हितधारक है या लाभार्थी है, जो निर्धन है, अशिक्षित है और अपने अधिकारों को नहीं जानता है, वहाँ पे सिविल सोसाइटी का रोल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जो सफाई कर्मचारी आंदोलन जैसे एनजीओ हैं जो इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं, तो उनका भी हेल्प लेने की आवश्यकता है। मैं एक चीज़ और यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि समझिए कि अभी जो केस था बलराम सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि उनके पास ऑल इंडिया कोई एक प्रॉपर डेटा नहीं है इनके संबंध में। तो एक प्रॉपर सर्वे करने की आवश्यकता है ताकि आप टारगेटेड रूप से उनका हेल्प कर सकें। और इसी संदर्भ में सरकार ने सभी पक्षों को देखते हुए 2022 में नमस्ते योजना प्रारंभ किया है, जिसके तहत वो मांग पक्ष भी को बदलना है, जिसमें पूरे सिविल लाइन की सफाई मशीन से करने का प्रावधान किया गया है और साथ में इनके पुनर्वास के लिए भी काफ़ी फंड दिया गया है। थैंक यू सर, आपने मैनुअल स्कैवेंजिंग के डिफरेंट डायमेंशंस पे हमसे इतने डिटेल तरीके से चर्चा की। थैंक यू। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत में कोई व्यक्ति मैनुअल स्कैवेंजर अपने कार्य के कारण नहीं है, बल्कि अपने जन्म के कारण है। ये तो बात की बात है कि व्यक्ति ये काम करता है या नहीं करता है। आशा करती हूँ कि नमस्ते योजना सफल हो और भारत से या पूरे समाज से यह अमानवीय प्रचलन जल्द ही खत्म हो सके। इसी नोट के साथ मैं रुचि सिंह विजन आईएएस संवाद के आज के सेशन को कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।